आज हम पढ़ेंगे हल्के बिंदु तथा हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर अर्थात अल्प स्वर। पिछले अध्याय में हमने पढ़े थे दीर्घ स्वर, जिन्हें हम मोटे बिंदु तथा मोटे डैश से व्यक्त करते थे, लिखते थे। आज वही स्वर जो है, जो अल्प स्वर है, उसकी हम बात करेंगे। अल्प स्वर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हम टेबल को देख रहे हैं, इसमें जो स्वरों के स्थान हैं, जैसे कि हमने दीर्घ स्वरों के दौरान हमने सीखा था, पढ़ा था, वो का वही तरीका है, बिल्कुल वही तरीका है। उसी तरीके से आपको स्वरों को लगाना है। जिस तरह से दीर्घ स्वरों को लगाने के लिए हर व्यंजन पर 3-3 स्थान थे, ठीक उसी तरह से हल्के बिंदु और हल्के डैश से जो लिखे जाने वाले स्वर हैं, जिन्हें हम अल्प स्वर के नाम से जानते हैं, उनको लगाने का भी वही तरीका है। यानी कि जो व्यंजन जहां से लिखना शुरू करते हैं, वहीं से उसका पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्रारंभ होता है। यानी कि किसी भी व्यंजन पर स्वरों को लगाने के लिए जिस तरह से दीर्घ स्वर के अंतर्गत 3-3 स्थान निर्धारित थे, ठीक उसी तरह से अल्प स्वरों को लगाने के लिए भी 3-3 स्थान निर्धारित हैं। 3 स्थान व्यंजन के पहले हैं और वही 3 स्थान व्यंजन के बाद में भी हैं। और जो मात्रा व्यंजन से पहले लिखी जाती है या लगाई जाती है, वह मात्रा पहले पढ़नी है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जब हमने पढ़ा था, उसमें भी यही था कि जो मात्रा पहले आती है उसको पहले पढ़नी है, और जो मात्रा बाद में आती है उसे हमेशा व्यंजन के बाद में पढ़नी है। अगर कुल मिलाकर बात है कि व्यंजनों पर स्वरों को लगाने का तरीका वही है जो हमने दीर्घ स्वर में लिया था, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं अल्प स्वर। अल्प स्वर मैंने बताया था कि 4 अल्प स्वर हैं, जैसा कि हम इस टेबल में देख रहे हैं। उसमें एक ही हल्के बिंदु से ए की मात्रा है और उसी हल्के बिंदु से तीसरे स्थान पर ई की मात्रा है, जबकि बीच में जो क्रॉस का निशान है, वहां पर आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत यहां पर कोई भी ऐसा कहना चाहिए स्वर नहीं है। ठीक इसी तरह से डैश के अंतर्गत अगर हम देखें तो देखिए, प्रथम स्थान पर यहां पर कोई स्वर नहीं है। दूसरे स्थान पर डैश के अंतर्गत, हल्के डैश के अंतर्गत अ का स्वर है, और तीसरे स्थान पर उ का स्वर है। तो ध्यान ये रखिएगा कि दूसरे स्थान पर और इधर डैश के अंतर्गत प्रथम स्थान पर अगर कोई स्वर लगे तो ये मान के चलेगा कि वो दीर्घ स्वर है, वो दीर्घ स्वर माना जाएगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर हल्के बिंदु के अंतर्गत या अल्प स्वर के अंतर्गत हमारे पास कोई कहना चाहिए स्वर है ही नहीं। अब मैं इनको व्यवहारिक दृष्टिकोण से, व्यवहार से लगाकर देखता हूं, तो आप देखिए, सबसे पहले जो मात्रा पहले आती है उसको पहले पढ़ना है। तो देखिए, जैसे मैंने क है, क के ऊपर लगा रहा हूं, तो क को हम इस दिशा में लिखते हैं, तो इसका पहला स्थान यहां से आरंभ हो जाता है, दूसरा बीच में और तीसरा इस कोने पर। इसी तरह से अगर मैं इस ह की रेखा लाऊं, तो पहला यहां पे, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पे, पहला यहां पर, दूसरा और तीसरा। इस तरह से मैंने बताया कि जो व्यंजन जहां से लिखना शुरू करते हैं, वहीं से इसका पहला स्थान प्रारंभ होता है। अब आप देखिए कि अगर क के में मैं अगर हल्के बिंदु और हल्के डैश का अगर प्रयोग करूं, तो सबसे पहले अगर मैं क के प्रथम स्थान पर एक बिंदु लगा देता हूं, जो हल्का बिंदु है, तो इसके अंतर्गत क्या मात्रा है? ऐ की मात्रा। तो हम इसको पढ़ते समय जो मात्रा पहले आती है उसे हमें पहले पढ़नी है, तो हम पढ़ेंगे ऐ क। ठीक इसी तरह को मैं तीसरे स्थान की मात्रा लगा देता हूं, तो चूंकि ये अल्प स्वर है, इसलिए मात्रा भी आपकी छोटी मात्रा, यानी कि छोटी ई की मात्रा जो है होगी, तो ये आउटलाइन बनती है ई क। दूसरे स्थान के अंतर्गत, बिंदु के अंतर्गत कोई स्वर संकेत है ही नहीं। ठीक इसी तरह से अगर मैं इनको व्यंजनों के बाद लगाता हूं, तो क के बाद हल्का बिंदु मैंने लगाया है, तो ये ऐ की मात्रा है, तो क
और ऐ की मात्रा यानी कि यहां पर डबल मात्रा लग जाएगी सीधी उसके ऊपर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब व्यंजन के बाद में अगर कोई मात्रा लगती है तो वो व्यंजन के साथ शामिल हो जाती है, उसमें समाहित हो जाती है। ठीक इसी तरह से क के बाद अगर मैं ई की मात्रा लगाऊं, क्योंकि ये अल्प स्वर पढ़ रहे हैं तो हमें यहां पर छोटी मात्रा लगानी होगी, तो क के बाद ई की मात्रा की, जिसको अल्प स्वर बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं म रेखा में लगाता हूं तो म रेखा में प्रथम स्थान पर अगर मैंने एक बिंदु लगाया तो हम इसको पढ़ेंगे ऐ म। ठीक इसी तरह से अगर तीसरे स्थान की बिंदु लगाया हल्का तो हम पढ़ेंगे ई म। और इसी को यदि मैं व्यंजन के बाद लगा देता हूं तो चूंकि ऐ की मात्रा है तो म के बाद ऐ की मात्रा, तो इसमें डबल मात्रा लग जाएगी म के ऊपर, मैं। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहां लगाता हूं तो ये म के बाद ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो यहां म के ऊपर भी छोटी ई की मात्रा लगेगी। कुल मिला के बात है कि जिस तरह से हमने दीर्घ स्वरों को लगाया था, ठीक इसी तरह से हमें अल्प स्वरों को भी लगाना है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि अल्प स्वरों के अंतर्गत अर्थात हल्के बिंदु के अंतर्गत दूसरे स्थान पर कोई स्वर नहीं है। ठीक इसी तरह से हल्के डैश के अंतर्गत प्रथम स्थान पर कोई स्वर नहीं है। यदि इन स्थानों पर कोई बिंदु हल्का या गहरा कोई सा भी लगाओगे, मान लीजिए दूसरे स्थान पर, तो वो उधर यानी कि जो दीर्घ स्वर है उसकी मात्रा मानी जाएगी, जो भी दूसरे स्थान पे थी, जैसे कि ए की मात्रा थी दूसरे स्थान पर। ठीक इसी तरह से इधर भी है तो औ की मात्रा मानी जाएगी। ध्यान ये रखिएगा कि आपको इसमें जो है अल्प स्वर 4 स्थानों पर ही लगे हैं, यानी कि हल्के बिंदु के अंतर्गत पहले और तीसरे स्थान पर हैं। ठीक इसी तरह से दूसरे और तीसरे स्थान पर हल्के डैश के अंतर्गत स्वर हैं, पहले स्थान पर नहीं है, इधर दूसरे स्थान पर नहीं है। ध्यान रखें। अब एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा कि जो डैश वाली मात्रा है इसको हमेशा व्यंजन रेखा की दिशा में आपको नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए क का व्यंजन यूं जा रहा है, अगर मैं डैश की मात्रा लगाऊं तो हमें इसमें इस दिशा में यूं नहीं लगाना है, बल्कि इसको विपरीत दिशा में लगाना है। मान लीजिए क के बाद में अगर अ की मात्रा लगाता हूं यहां पे, तो इस तरह से लगाना है, जबकि हमें इस तरह से नहीं लगाना है। अर्थात व्यंजन जिस तरफ जा रहा है उस तरफ डैश की मात्रा को नहीं लगाना है। दूसरा यह है, चूंकि और अ जब व्यंजन के बाद में आता है तो अ स्वर लगाना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यंजन के साथ अ जो स्वर है वो वैसे ही मिला हुआ है। लेकिन व्यंजन से पहले अगर आता है तो लगाना जरूरी है। अगर मान लीजिए मुझे लिखना है, जैसे कि अ क लिखा है मैंने, तो अगर अ लगाऊंगा तो मैं ये अ और क हो जाएगा। लेकिन यही मैं क के बाद लगाऊंगा यहां पर अ का डैश, तो यहां पर इसका कोई ज्यादा महत्व रह नहीं जाएगा, क्योंकि अ व्यंजन है, उसमें क जो स्वर अव्यंजन है उसमें अ की ध्वनि या अ स्वर वैसे ही मिला हुआ है। अर्थात व्यंजन के बाद अगर अ स्वर आता है तो उसको लगाएंगे नहीं लगाएंगे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंतर्गत वैसे ही उसमें शामिल हैं। ध्यान रखिएगा। अब व्यंजनों को पर स्वरों को लगाने के लिए जिस तरह से जो तरीके थे वही तरीके अभी भी आपको काम में लेने हैं, वो उसी में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ उनके स्थान में चेंजेस है। क्योंकि ये अल्प स्वर है, छोटी मात्रा है, तो आपको इस तरह से आपको पढ़ना है। जिस तरह से हमने दीर्घ स्वरों को एक एक व्यंजन पर लगाकर अभ्यास किया था, ठीक इसी तरह से अल्प स्वरों का भी एक एक व्यंजन पर लगाकर आपको अभ्यास करना है। बाकी स्वरों को व्यंजनों पर लगाने के लिए बिल्कुल एक ही तरीका है, वही तरीका है, उसमें कोई चेंज नहीं है। थैंक यू।